हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं एमए सोशियोलॉजी सेमेस्टर 2 यानी फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए जो एमए सोशियोलॉजी पढ़ते हैं सेमेस्टर 2 के हैं। इसका कोड जो है SOCR 439 यानी R439 यानी मैथड एंड टेक्निक्स इन सोशल रिसर्च, जिसमें हम टॉपिक करेंगे सामाजिक खोज में समस्याओं का अध्ययन। देखिए, सामाजिक खोज में समस्याओं का अध्ययन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को हमने बहुत ही विस्तार से समझेंगे, जानेंगे। लेकिन आपको पता है दोस्तों कि जो ये एमए के सोशियोलॉजी के जो सब बनाए जा रहे हैं, ये बच्चों के आग्रह पर, बच्चों की डिमांड पे बनाए जा रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे मेरे साथ जुड़ गए हैं उनकी बातें पूरा करना भी मेरा फर्ज बन जाता है और आपको सब्सक्राइब करना भी आपको फर्ज बनता है और दोस्तों के साथ शेयर करोगे तभी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर बहुत विस्तृत बनेगा, बहुत आगे चलेगा, क्योंकि ये होना बहुत जरूरी है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है दोस्तों, बनाने वाले का जो मनोबल है वो बढ़ता है। अगर आप दूसरे बच्चों को हेल्प करते हो, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाते हो या अपने ग्रुप में जो भी बच्चे एमए पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट ले रखे हैं, क्योंकि ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसलिए ये किसी भी बच्चों के साथ शेयर किया जा सकता है और उनको भी लाभ पहुंचाया जा सकता है। अगर आपका विचार ऐसा रहता है तभी जो है आपके लिए मैं भी ऐसा विचार रख सकता हूं और आपके लिए जब भी कोई अगला सेमेस्टर जो आएगा यानी सेकेंड ईयर में जब जाओगे तो आपके लिए हर तरह के वीडियो जो होगा प्रोवाइड्स होगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कीजिएगा, शेयर नहीं कीजिएगा, त्रिपाण स्टडी सेंटर आगे नहीं बढ़ेगा तो शायद मैं आपके लिए कुछ भी ना कर सकूं। तो अगर आप चाहते हो कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सदैव आप लोगों के लिए अग्रसर रहे, आपके लिए करता रहे, तो आपको पता भी होना चाहिए कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एमए के लिए ही काम नहीं कर रहे हैं। एमए के लिए तो ऑन डिमांड काम कर रहे हैं, लेकिन 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सभी चैप्टरों को कवर कर रहा है, प्लस एनआईएस बोर्ड के +2 और 10th के सभी सब्जेक्टों को कवर कर रहा है, प्लस बीए फर्स्ट सेमेस्टर से लेके फाइनल सेमेस्टर यानी 6 सेमेस्टर तक सारे जो आर्ट्स के सब्जेक्टों को कवर करता है, प्लस एमए में जो है ऑन डिमांड बच्चों की डिमांड पे जो है कुछ सोल्यूशन करता है। तो इतना विस्तृत हो जाने के बाद अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा और शेयर नहीं कीजिएगा तो सब, क्योंकि कहते हैं ना, जो आगे बढ़ाता है वही आगे भी निकलता है। कहते हैं एक हाथ ताली कभी भी नहीं बजती है। चलिए, ये बात तो था आपके लिए। अब देखते हैं कि हमारा सिलेबस में, हमारा चैप्टर में जो कि सामाजिक खोज में समस्याओं का अध्ययन क्या है। खोज और समस्याएं। देखिए, सामाजिक खोज में समस्याओं का अध्ययन, कहते हैं कि खोज के क्षेत्र में सबसे ज्यादा महत्व वाला स्थान समस्याएं की होती है। देखिए, जब खोज होती है तो बहुत सी समस्याएं जो होती है आपके समक्ष होती है, क्योंकि खोज उद्देश्य के परिकल्पनाएं, नमूने और तथ्य संकलन, खोज विधि आदि जैसी खोज पीढ़ियों के सारे प्रभाव समस्याओं के समाधान ही तैयार किए जाते हैं। खोज की शुरुआत समस्याएं से होती है। जब समस्याएं उत्पन्न होती है तब जाके खोज भी होती है और खोज क्रिया सारी समय समस्याओं के आसपास ही घूमती रहती है और खोज के परिणाम भी समस्याओं के हल के लिए ही होती है। देखिए, जब कोई बीमारी उत्पन्न होती है तभी जाके जो है उसकी जो बीमारी का इलाज भी खोजी जाती है। इससे पहले हमें कोई भविष्यवाणी नहीं होती है कि ये बीमारी आने वाला है और हम इसको खोज करके पहले ही मेडिसिन रख लें। कहते हैं जैसा परिस्थिति पैदा होती है वैसा ही हमें ढलना भी चाहिए। तो यही बात यहाँ पर आती है कि सामाजिक खोज में समस्याओं का अध्ययन में आती है कि इससे जो है समस्या का चयन करना बहुत ही मुश्किल काम होता है और सीख रहे विद्यार्थी के लिए तो ऐसा काम और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वह अपनी विद्वता, समर्था और रुचि और हिम्मत से सभी पूरी तरह से जानकार नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है किस तरह का तकलीफ है, कैसी इसकी निदान हो सकती है। तो ऐसी बातों को समझना जो नए विद्यार्थी हैं उनको लिए समझना शायद संभव नहीं होती है। खोज उनके लिए सिर्फ रोमांस होती है, एक तरह से रोमांच देखा जाए तो रोमांस जैसी होती है, जिनकी मुश्किलों और उलझनों में जानकर नहीं होता है। वो जो है ज्यादा हौसले से काम करते हैं और जल्दी से जल्दी खोज क्षेत्र की दायरा के पार कर जाना चाहते हैं। वो खोज के दायरों की गहराई पर पानी से तेज बहाव से डरा हुआ किनारों पर बैठकर ही डर की रिफत फसाल होती है।
समस्या खोज के लिए धीरे पर सही दिशा में सोचने और उसके समझदारी, सलाह और उचित अस्थायी अध्ययन की जरूरत होती है। देखिए दोस्तों, कहते हैं कि जो नव युवक हैं, जो अभी भी इस फील्ड में आए हैं, उनको रिसर्चर बने हैं, उनको बहुत ही वो जो होते हैं जिज्ञासाहीन होते हैं और कभी भी उनके जो विचार होती है सही से नहीं जाते हैं। कोई समस्या का अगर समाधान करना है तो समाधान करने से पूर्व उसकी समस्याओं के तकलीफों, समस्याओं के बारे में जानना जरूरी है। आजकल के जो नए रिसर्चर बनते हैं उनमें जिज्ञासाहीन होते हैं, उनको रिसर्च करने के लिए बहुत चीज़ों की आवश्यकता होती है, धैर्य की। देखिए दोस्तों, जो रिसर्चर होता है, जो बड़े बड़े चीज़ों पर रिसर्च करना जानते हैं, वो मितव्यापी होते हैं और उनके जो विचारधारा होती है वो बहुत ही अलग होता है। ठीक है, वो हर बात को जो है एक नई रूप रंग से देखने की कोशिश करते हैं। इसमें जो है बहुत से राइटरों ने अपने विचारधारा इसमें प्रस्तुत किया है। उसमें जो है टाउलजेल्ड ने कहा है कि समस्या एक ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह है जिसमें एक समस्या के हल का प्रस्ताव होती है, यानी प्रॉब्लम इज ए क्वेश्चन ऑफ प्रपोज्ड फॉर द सॉल्यूशन। यानी किर्कलिंग्स ने के अनुसार इन्होंने भी कहा था कि समस्या ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य या कथन है जिस द्वारा जो है जानकारी प्राप्त करने का यत्न किया जाता है कि दो या दो से ज्यादा चरों मध्य किस किस्म का संबंध हो सकता है, यानी दो व्यक्तियों के बीच किस प्रकार का संबंध जो है उजागर होती है। अ प्रॉब्लम इज ऑन द इंटरग्रेटिव सेंटेंस इन द स्टेटमेंट दैट आस्क्ड एंड व्हाट रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन टू आर मोर वेरिएबल। उसके बाद जो है मैक्स गाइगर्स ने भी अपना जो विचारधारा प्रस्तुत किया था। उन्होंने ये साफ शब्दों में कहा था कि एक योग्य समस्या ऐसा प्रश्न होता है जिसका उत्तर मनुष्य की समान समर्थाओं के आधार पर किया जा सकता है, यानी सोलेबल प्रॉब्लम इज वन दैट पोज इज अ क्वेश्चन दैट कैन बी आंसर्ड विद देयर यूज ऑफ मैन एज अ नॉर्मल कैपेसिटीज। उसके पश्चात है खोज समस्या का चयन, यानी सिलेक्शन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। कहते हैं सबसे पहले खोज करने वालों को अपनी विद्यक वैदिक योग्यताओं और रुचियों के आधार पर खोज का विशेष क्षेत्र चुनना चाहिए। जिनकी रुचियां विधेयक मनोविज्ञान में है और मनोविज्ञान के विषय में उनकी योग्यता और अध्ययन भी है, उनको विद्या मनोविज्ञान के नेत्र में ही समस्या लेनी चाहिए, यानी समस्याओं को नेत्र से ही समझ लेने की आवश्यकता पड़ती है। जिस व्यक्ति वैज्ञानिक की समझ नहीं है और ना ही मनोविज्ञान में उनकी रुचि है और मनोविज्ञान से जिसको वैसे ही नफरत है, उसकी मनोविज्ञान का क्षेत्र खोज के लिए भूल कर भी नहीं कर लेना चाहिए। व्यक्ति को अपनी योग्यताओं के पढ़ाई, रुचि, हिम्मत और हौसले अनुसार ही खोज का क्षेत्र चयन करना चाहिए। ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए दोस्तों, जिसमें आपकी रुचि है, जिसमें आपकी समझ है और जिसको आप अच्छे से करना चाहते हो, उसी विषय को आप चुने और उसी विषय में आगे बढ़ो। क्योंकि कहते हैं ना कि सिर्फ बातें कर लेना और बातों को नहीं समझना, ये कहीं तक भी जो है न्याय उचित नहीं है। क्योंकि अगर आपको अच्छा रिसर्चर बनना है, अच्छा जानकार बनना है, तो आपको हर एक पहलू के बारे में जानना भी आपका जरूरी है और इसमें रुचि भी आपका होना अत्यंत आवश्यक है। कहते हैं जब अध्ययन करने वाला अपनी खोज का क्षेत्र ढूंढ ले तो उसको अच्छी तरह संबंधित साहित्य का अध्ययन करना चाहिए और इस अध्ययन में उनके पुस्तक अध्ययन के अलावा रोजाना छपने वाली अखबार, साप्ताहिक छपने वाली खबरें और महीनों बाद प्रकाशित होने वाले मैगजीनों का अध्ययन भी करना चाहिए। कई अखबारों में एक क्विज जो है खेलों, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आरक्षित होती है, उनका अध्ययन कई समस्याओं सुलझाता भी है। कोई भी खोज जब तक संबंधित साहित्य प्रति अच्छी तरह जान नहीं लेता है, उस समय तक वह समस्या के अंतर्वृत्त की पहचान नहीं कर सकता है। समस्या के आसपास की घूमता ही रहता है, क्योंकि देखिए दोस्तों, समस्याएं जो होती है आसपास ही घूमता रहता है और इसके लिए आपको हर तरह के मैगजीन, अखबार, ठीक है, पढ़ने की आवश्यकता होती है, न्यूज़ देखने की आवश्यकता होती है। कई बार आप फिल्म भी देखते हो, कोई व्यक्ति जो होता है फिल्म से भी देख के एग्जाम्पल ले लेता है और उससे जो है सही तथ्य तक भी पहुंच जाता है। समस्या के समझने ज्ञान के लिए, उनकी पूरी समझ के लिए और यह जानने के लिए समस्या कौन से कितने पक्षों का अध्ययन हो चुका है और कितना और कैसा अध्ययन हुआ है और जो है खोबी ने कौन से पक्षों की खोज करनी चाहिए, इस तरह करनी है। इन सब कुछ ज्ञान का संबंध साहित्य के अध्ययन से ही हो सकता है। संबंधित साहित्य खोज के रास्ते में आने वाली समस्याओं को खबरदार करता है और खोज के छुपे हुए अनजान अंगों पर भी प्रकाश डालता है। कहते संबंधित अध्ययन के साथ साथ समझदार और अनुभवी मोहरों और प्रोफेसरों और खोजियों की बातचीत करना, समस्या की चर्चा करनी और अपनी समस्या से मिलती जुलती जो है समस्या को खोज करने वाले तालमेल भी खोज करने वालों को बड़े लाभदायक रहते हैं।
कहते हैं खोज करने वालों को ऐसी अनेक पड़ताल करने वाले व्यक्तियों को डराना नहीं चाहिए जो खोज समस्याओं में नुक्स निकालकर निंदा करें। सावधानी सिर्फ इसी बात में प्रयोग करनी चाहिए कि खोजों का हौसला, जो खोजी होते हैं उनका हौसला न टूटे और उनके मनोबल को कोई चोट न पहुंचे। ये बातों का ध्यान देना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं गोष्ठियों, सेमिनारों और चर्चा में भी खोज करने वाला अपनी समस्या भाग लेने वाले से साझी कर सकता है। यदि हो सके तो समस्या पर ही समूची जो गोष्ठी का संगठन किया जा सकता है। अनुभव तो यह भी बताते हैं कि जब खोज समस्याएं जो है चर्चा या विवाद का विषय बनती है तो समस्याओं को समेटने या चमकाने वाले संवारने में मदद भी मिलती है, जो कि निखरी गई समस्या कथनों के लिए बहुत ही जरूरी सिद्ध भी होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात रहती है। उसके बाद है हमारे खोज समस्याओं के किस्में। देखिए दोस्तों, खोज समस्याओं की किस्में के बारे में जानना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी रहता है। इसमें हम किस्म और कथन के बारे में जो है संक्षिप्त से जानेंगे और परखेंगे। इसमें साफ शब्दों में यही बात कहा जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में समस्याओं की कमी नहीं है। देखिए दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में जो है समस्याएं बहुत है, इतनी समस्या है कि आप स्वयं ही कल्पना नहीं कर सकते हो। देखिए, अगर आपको अच्छा रिसर्चर बनना है, अच्छा आपको फिलोसफर बनना है आगे चल के, तो आपको अच्छा थिंकर भी बनना पड़ेगा। थिंकर्स होने बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि अगर आप अच्छे सोच वाले, विचार वाले नहीं रहोगे तो आगे कैसे कर पाओगे रिसर्च। आप तो करते हो सिर्फ पढ़ाई करते हो सिर्फ पास होने के लिए, कि थोड़ा सा लिया, पढ़ लिया, हो गया, आगे निकल गए, कुछ नंबर आसपास आया, हम पास हो गए, कहानी खत्म, हमें तो सिर्फ एमए करने से मतलब है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको समाज का निर्माण करना है, आगे आपको बढ़ना है। और हमारे समाज में ऐसे जो है थिंकर्स जो होना चाहिए, जो सभी विचारधाराओं को लेकर चले और सही मार्गदर्शन लोगों को करे। तो ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है और ये बातें आपको जानना है। तो खोज समस्याओं किसमें भी किस बात पे आता है, तो क्या शिक्षा की समस्याओं की कमी नहीं है, बल्कि सच तो यह है कि सारी की सारी समस्या को जिसकी खोज करनी है ढूंढ नहीं लेते, उनकी पूरी तरह से समझ नहीं लेते, उससे मिलती जुलती समस्या से अलग नहीं कर लेते, खोज का काम आगे नहीं बढ़ सकता है। यानी जब तक आप उन चीज़ों को अलग नहीं करोगे, डेफिनेट नहीं करोगे, अलग नहीं करोगे, तो शायद उसकी समस्याओं को समझना आपके लिए अत्यधिक कठिन भी हो सकता है और बहुत ही मुश्किल हो सकता है। कहते हैं, ना तजुर्बेकार खोजियों की आंखों समस्या ही नहीं देख सकते और वह समस्याओं का अंधकार का शिकार भी हो सकते हैं। देखिए, जो तजुर्बेकार हैं, खोजी हैं, उनको चाहिए कि वो अपने असिस्टेंट उनको रखे जो अभी नव युवक हैं, जो नए नए आए हैं, और उनको हर एक पहलू के बारे में बताने की कोशिश करें। नहीं तो पता है क्या होगा, वो अंधकार के शिकार हो जाएंगे और गलत खोजों के पीछे चले जाएंगे और उनका साथ जो मानसिकता होगी शायद उस बात के लिए जो है उनको सही नहीं ठहराएगा। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में श्रमिकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उससे बात बीच चीत करके शिक्षा की समस्याओं की सूची बनाई जा सकती है। यानी कोई चीज समस्या होती है तो उस समस्याओं को जो है आप सही कंक्लूजन, सही रूप रंग दे के उसकी जो है प्रॉब्लम का सलूशन भी कर सकते हैं। आगे जो है शिक्षा के दो पैदान होते हैं, कहते हैं सिद्धांत और व्यवहारिक। शिक्षा के दो पैदान होते हैं, एक सिद्धांतक और एक व्यवहारिक। सिद्धांतक संबंधी जो सिद्धांत होते संबंधित समस्याओं और त्रुटियों का बाधा तो शिक्षा के पुस्तक, खोज पत्र विद्वानों से ही की बातें, उनके विचारों के सुनकर और विचार गोप्यता और जो है जो सेमिनार्स होते हैं, गोष्ठियां होते हैं आदि में भाग लेने से ही हो सकता है। पर व्यवहारिक पक्ष की समस्या का ज्ञान तो शिक्षा के काम को करने से और देखने या कार्यकर्ताओं से बातचीत की जाती है। तैराकी संबंधी किताब और लेक्चरों में से जानकारी प्राप्त की जा सकती है, पर इनकी व्यवहारिक उलझनों की खबर तैराकों के तालाब में ही पता लगता है। जब आप कहते हैं ना कि तैराकी के व्यवहारिक व्यवहारों के बारे में आपको तालाब में ही पता लगता है, ठीक है, ये बात बहुत ही जरूरी भी रहती है। अपने अनुसार जो कोई भी कार्य की जाती है, यानी किसी पुष्टि करने के लिए और समस्या को जो है उलझेपन को यानी उलझनेपन को दूर करने के लिए खोजी और संबंधी साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। ऐसा करने में जो है गाइड या अध्यापक या माहिर का बहुत महत्व होती है। यानी आपको ऐसा गाइडनर की जरूरत पड़ती है, ऐसे शिक्षक की जरूरत पड़ती है जो आपको सही मार्गदर्शन करे और आपको सही रास्तों पर ले जाने की कोशिश करे। समस्याओं की जानकारी तो सिद्धात्मक पुस्तकें या गोष्ठियों या शिक्षा क्षेत्र के असली श्रमिकों से मिल सकती है, परंतु समस्या के संबंध में हुई खोज की जानकारी के लिए जिस
किसके से समस्या रूपी हीरे की मिट्टी खोई जाती है, संबंधित इतिहास से भी प्राप्त होती है। यानी जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हो उस क्षेत्र के आपको पूरे नॉलेज और ज्ञान होना भी जरूरी होती है। उसके पश्चात है समस्या कथन। समस्या कथन समस्याओं की परिभाषा या समस्या का हदबंदी करके पूरा नहीं हो सकता है, यानी आप उसको एक हद तक रख दो, ऐसा संभव नहीं है। समस्याओं के कथनों में जो तकनीकी शब्दावली प्रयोग की गई हो उसकी व्याख्या करना बहुत ही जरूरी हो जाती है। यदि शब्द स्कूल विद्यार्थी या रुचि का व्यवहार प्रयोग किया गया हो तो स्पष्ट करना चाहिए कि स्कूल से खोज का क्या भाव है, किस किस्म के स्कूल के समस्या का संबंध है, प्राइमरी से है या सेकेंडरी से है, सरकारी से है तो ये चीजें, या गैर सरकारी से है आदि। इसी तरह विद्यार्थी की परिभाषा रखना करना भी बहुत जरूरी है, जैसे रस्मी पढ़ाई जो है, मद गति वाला, कसरत करने वाला, गैर कसरत करने वाला आदि। इसी तरह जो है अपन जस किसके स्कूल से है, अध्ययन से, कार्य से है, समाज से है, स्वयं से है, साथी खिलाड़ियों से है, कोच से है, रेफरी से आदि भी स्पष्ट करना बहुत ही जरूरी होना चाहिए। कहते हैं रुचि और व्यवहारों के संबंधी बताना भी बहुत जरूरी होता है कि अगर आप रुचि और व्यवहार नहीं बताइएगा तो शायद आगे नहीं बढ़ पाइएगा। जो क्षेत्र की रुचि या किसके प्रति व्यवहार, अध्यापक के प्रति, प्रशासन के प्रति, सरकार या धर्म के प्रति आदि। समस्या कथन में ही ये भी बताना बहुत ही जरूरी होती है कि स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होंगे और आश्रित चर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होंगे। ये बातें जानना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है खोज समस्या की किस्में। देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, काइंड ऑफ रिसर्च ऑफ द प्रॉब्लम। सिद्धात्मक खोज समस्या, सबसे पहले तो हमारा पॉइंट यही आता है, सिद्धात्मक खोज समस्या। सिद्धात्मक समस्याओं का उद्देश्य अध्ययन में वैदिक और तर्की पक्ष पर जोर देना होता है। इसमें वैज्ञानिक तथ्य, सामान्य नियमों और सिद्धांतों की खोज होती है। सर्कनर और जो है पेवलव, कोलर और प्याजे, प्लाटो आदि की खोज इसी किस्म की खोज है। कहते हैं उसके बाद व्यवहारिक खोज समस्याएं। व्यवहारिक समस्याओं का उद्देश्य मनुष्य के सामाजिक जीवन के विधायक और मनोवैज्ञानिक प्रश्न, विवादों के विषय है। मुश्किल, संघर्ष और तनाव आदि का अध्ययन करना भी होता है ताकि इसके स्वरूपों को सही तरह से समझा जाए और उन पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित भी किया जा सके। कहते हैं व्यवहारिक समस्याओं में पहली किस्म की खोज की तरफ से निर्धारित किए गए सिद्धांतों का प्रयोग होता है। इनमें नए सिद्धांत नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है, ये बहुत जरूरी होती है। उसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट यही कहता है कि सर्वेक्षण संबंधी खोज समस्याएं, यानी प्रॉब्लम रिलेटेड टू रिसर्च सर्वे। कहते हैं सर्वेक्षण संबंधी समस्याओं का उद्देश्य अलग अलग सामान्य घटनाओं के संबंधों में आंकड़े इकट्ठा करना, उनके व्यवस्थित भी करना और उनके विश्लेषण करना होता है। यह इस तरह की जा सकती है ताकि उसका स्वरूप ज्यादा सार्थक, तुलनात्मक और ज्यादा समझ में आने वाले बन सके और इसके आधार पर संबंधित चरों के संबंध में उच्च जानकारी प्राप्त हो सके। देखिए एक रिसर्चर होना एक बहुत बड़ी बात होती है और इससे हमें क्या होता है कि हम उच्च जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसको सही कंक्लूजन, सही रूप रंग और सही जो है मान्यता भी दे सकते हैं। उसके पश्चात हमारा है सहसंबंधात्मक खोज समस्याएं। कहते हैं प्रायोगिक समस्याओं का उद्देश्य दो या दो से ज्यादा चरों के आपसी प्रभाव का अध्ययन बड़े और करे वैज्ञानिक मापदंड पर नियंत्रणता की स्थिति में किया जाता है और यह इस बात को भी स्थापित करने का यत्न होती है कि स्वतंत्र चर उस से संबंधित अज्ञात चर में एक दूसरे का कितना और कैसा प्रभाव हुआ है। कई बार एक समस्या एक से ज्यादा किस्मों में भी गिनी जा सकती है, इसलिए यह किस्में बहुत ही संतोषजनक और स्थिरता वाली नहीं होती हैं। देखिए दोस्तों बहुत सी समस्याएं जो होती है, एक समस्या जो होती कई जगहों पर पाई जा सकती है, तो ये बातें बहुत ही विस्तृत रहती है और बहुत ही स्पष्ट रहती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है प्रायोगिक खोज समस्याएं या प्रैक्टिकल रिसर्च प्रॉब्लम। कहते हैं प्रायोगिक समस्याओं का उद्देश्य दो या दो से ज्यादा चरों के आपसी प्रभाव का अध्ययन बड़े करे और वैज्ञानिक मापदंड और नियंत्रण की स्थिति में किया जा सकता है और यह इस बात को भी स्थापित करने का यत्न होता है कि स्वतंत्र चर और इससे संबंधित आश्रित चर में एक दूसरे का कितना और कैसा प्रभाव पड़ता है। कई बार एक समस्या एक से ज्यादा किस्मों में गिनी जा सकती है, इसलिए यह किस्म बहुत ही संतोषजनक और स्थिरता वाली नहीं रहती है। तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि प्रायोगिक खोज समस्या यानी
इस बात को भी साक्ष्य भी बनाती है और इसको स्पष्ट भी यहाँ पर करने की कोशिश करती है। उसके पश्चात जो हमारा समक्ष है वो है खोज समस्याओं के कथन, यानी स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च एंड प्रॉब्लम। देखिए दोस्तों, खोज समस्याओं के कथन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हमने किस्म के बारे में जाना कि हमें किस तरह से कसम इसकी किस्में होती हैं। अब इसे कथन के बारे में जानना भी उतना ही आवश्यकता है जितना के बारे में हमें किस्में के बारे में जाने हैं। कहते हैं समस्याओं को बड़े थोड़े शब्दों में स्पष्ट और सरल शब्दों में बयान करना चाहिए। तो ये बातें तो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि कोई भी आप रिसर्च करते हो तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले बड़े थोड़े शब्दों में स्पष्ट और सरल शब्दों में जो है बयान करना चाहिए। समस्या कथन करते समय लंबे चौड़े स्पष्टीकरण या व्याख्यात्मक देने की जरूरत नहीं होती है। स्पष्टीकरण जो परिभाषा का जो शुरू में किया जाता है, ये बातें भी इंपॉर्टेंट रखती है कि आपकी लंबी चौड़ी बातें को नहीं होना चाहिए कि एक ही बात को बार बार रगड़े और बार बार कहने की कोशिश करें। एक रिसर्च का मतलब होता है कि कोई भी बातें जो है स्पष्ट और क्लियर होना चाहिए, जो समझने वाला व्यक्ति बहुत ही शांत तरीके से समझ सके। क्योंकि दोस्तों भाषा का अर्थ ही यही होता है कि हम अपने विचार जो है दूसरे के समक्ष बहुत ही आसानी से प्रस्तुत कर सके या दूसरे के विचारों से आसानी से अवगत हो सके। तो ये बातें बहुत ही विशिष्ट और महत्वपूर्ण रखती हैं। अगला जो हमारा समस्याओं की व्याख्या करते जो कंजूसी नहीं करना चाहिए, बल्कि समस्या का हर पक्ष को खोलकर बयान करने की आवश्यकता है। देखिए, जब आप रिसर्चर होते हो तो आपको बहुत सी बातें छुपाने की आवश्यकता नहीं होती है। हर एक पहलू पे, हर एक बातों पे आपको उसके समक्ष जो है विचार प्रस्तुत करने की आवश्यकता होता है, उस पर एनालाइज करने की आवश्यकता है और उसको जानने की आवश्यकता पड़ती है। कहते समस्या कथन करते समय मकड़ी के जाल की तरह न तारे बहुत ज्यादा हो कि मकड़ी के मक्खी तक पहुंचने से पहले ही जो है मक्खी उड़ जाए, और न ही इतनी कम हो कि इधर उधर की मक्खियां की फंसा ही नहीं जा सके। कथन ना लंबा हो और ना छोटा हो, इसे शब्द नए तुले और स्पष्ट होनी चाहिए। किसी किस्म के भ्रम शब्द का कारण नहीं होना चाहिए। यहाँ पर साफ शब्दों में जो है ये बात कही गई है कि जो मकड़ी के जाल आप देखते ही होंगे, अगर जितना विस्तृत बड़ा बना लेता है तो मकड़ी के जाल में जो होता है पहले ही जो होता है प्रेडेटर, उनको इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि भाई यहाँ पर तो जाल बिछा हुआ है, ठीक है। यानी इतनी भी बड़ी नहीं होना चाहिए। और कभी कभी मकड़ी जो होता है इतनी बुद्धिमत्ता दिखाता है कि छोटा सा बना देता है, और छोटा सा में क्या होता है कि कोई फंस भी नहीं पाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी विचारधारा होती है ना तो अधिक लंबी चौड़ी होनी चाहिए और ना इतनी छोटी होना चाहिए कि समझ ही ना आए, यानी सफिशिएंट होना चाहिए, एक बीच का रास्ता होना चाहिए। ना अधिक लंबी हो ना अधिक छोटी हो, और इतनी हो कि जो दूसरा व्यक्ति हो उसके समक्ष जो है सारी बातें स्पष्ट रूप में कही जा सकी। तो ये चीजें जो होती है समस्याएं होती है किसी को कथन को कहने के लिए। कहते हैं खो जो है जसम का कथन आसान नहीं होना चाहिए। खोज समस्या कथन में से यह पता लग जाना चाहिए कि खोज क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, उसकी दिशा कौन सी है और उस दिशा में उसे कितनी दूरी जाना है। जब तक आपको दिशा और ज्ञान नहीं होगा कि आपको कितनी दूरी जाना है, सक्षम नहीं है कि आप वहां पर पहुंच जाओ। क्योंकि जब तक दिशा और लक्ष्य किसी व्यक्ति को मालूम नहीं होगा, शायद उसको वहां तक पहुंचना संभव नहीं होगा। समस्या कथन में भी शामिल होती है। समस्या को सिरलेख प्रति गुड यानी गुड कटर्स और स्केट कटर्स ने कहा है कि नियम तो है कि सिरलेख सिर्फ उच्च क्षेत्र का नाम नहीं होता है जिसमें खोज की जा रही हो। तो कहते हैं दोस्तों खोज इतना साधारण भी नहीं होती है जिसको हम बहुत इजीली बोल दें। खोज जो होती है, खोजकर्ता जो होते हैं बहुत ही विस्तृत होते हैं, उनके विचारधारा भी बहुत ही अलग होती है और उनको हर एक बातों को परखने की जो पद्धति होती है वो भी बहुत विशिष्ट होती है। कहते हैं कि सिरलेख छोटा, स्पष्ट और निश्चित होना चाहिए। सिरलेख जल्दी ही बता देने के योग्य होना चाहिए, ठीक है। 2 या 3 या ज्यादा वाक्यों द्वारा उन प्रश्न या वाक्य के स्पष्टीकरण करके किया जा सकता है। यानी कुछ ऐसे शब्द आपको चयन करने की आवश्यकता है जो कि सभी व्यक्तियों के लिए स्पष्ट हो और बहुत आसान हो और छोटा हो। कहते हैं सिरलेख कथन से अलग चीज होती है, हालांकि उनका आपसे संबंध होता है। सिरलेख कथन का बहुत छोटा संक्षिप्त भी होता है। आपने देखा होगा कि बहुत से शब्द जो होते हैं उसको बढ़ा चढ़ा के हम बोलते हैं, लेकिन डायरेक्ट जो हम एक वर्ड बोल के भी हम कह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आप शायद एक फिल्म में देखे होंगे, 3 इडियट में। इसमें जो था वहां पर जब प्रश्न पूछा जाता है आमिर खान से कि भाई कि टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो वो बहुत साधारण शब्दों में बताने की कोशिश करता है, लेकिन जो है
राइटर नहीं, वहां पर जो पढ़ाने वाला होता है वो नहीं समझ पाता है, फिर वो दोबारा चला जाता है और फिर रिटर्न होकर वापस आता है, फिर एक लंबी बात बताता है। तो कहता है भाई साधारण शब्द में इसको कहते क्या है? तो वो कहता है कि मैं अपना पुस्तक यहाँ पर भूल गया हूँ, पुस्तक लेके जाना है। तो कहता है कि यही बात को आप साधारण शब्दों में कह नहीं सकते थे। तो ये बात आती है कि ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जाए जो कि सही हो और आपको अंडरस्टैंड जो है करा सके। तो ये चीज जो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण रखता है। कहते हैं प्रश्न के रूप में, देखिए जब आपको क्वेश्चन पूछना है तो प्रश्न के रूप में क्या होगा? सिर्फ एक प्रश्न, क्या स्व भरोसा कामयाबी के लिए जरूरी है? बहुत सारे प्रश्न, क्या जीत के लिए जरूरी है? आत्मविश्वास, तालमेल, अच्छी मानसिक सेहत। एक प्रश्न और कुछ छोटे प्रश्न जैसे कथन, उसके बाद है कथन के रूप में सिर्फ एक समूचा कथन या एक समूह के कथन सोच उपकथन। कुछ पूरे कथन भी हो सकते हैं, एक कथन जिसके पीछे प्रश्न दिया गया हो, एक कथन जिसके पीछे छोटे छोटे बहुत सारे प्रश्न दिए गए हों। खोजी इन ढंगों में से कोई भी ढंग अपना सकता है, प्रचलित ढंग का संपूर्ण कथन द्वारा ही समस्याओं का बयान किया जा सकता है। तो दोस्तों ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी रहती है कोई भी खोजकर्ता के लिए कि एज अ क्वेश्चंस एज अ स्टेटमेंट। तो ये बातें अंडरस्टैंड करना बहुत ही जरूरी होता है हर एक बच्चे के लिए, हर एक विद्यार्थी के लिए, क्योंकि इस बातों को अगर नहीं समझिएगा तो जो है आगे के पड़ाव भी पार नहीं कीजिएगा। इसमें जो यही बात है पड़ाव और सुझाव के बारे में हमने आज डिस्कस करना है। ठीक है, कहते हैं जब समस्याएं खोज में आती है तो क्या होता है? जब खोज समस्याओं का निर्णय हो जाए तो उसका अलग ही कदम होता है। जब आप कोई समस्याओं का खोज कर रहे हैं और उसका खोज भी हो जाता है तो कहते हैं उसका अलग ही कदम होता है। ठीक है, समस्याओं के हर पक्ष से साफ और सही करने का खोज करने वाले की समस्या का प्रत्यक्ष ज्ञान होना भी जरूरी होता है। उसके पक्षों के संबंध में छोटी सी गलत फहमियां उसको गलत रास्ते पर जो है ले जा सकता है। आपने बहुत से जो है फिल्म टीवियों में देखे होंगे कि जो अपराधी होते हैं, जो रिसर्चर होता है, उसको कंफ्यूज करने के लिए कोई ना कोई गलत काम दे देता है, कोई क्लू दे देता है और उसमें क्या होता है सारा रिसर्च जो होता है कुछ दूसरी तरफ ही चला जाता है। तो ये केस आम हो जाती है और ऐसे केस आपने बहुत से देखे भी होंगे कि अगर कोई भी छोटी सी गलत फहमियां उसके गलत रास्ते पर चले जाने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेवार हो सकता है। वो गलत दिशा में जाकर सही परिणाम नहीं पहुंच सकता है। शुरू में समस्या उन छोटी छोटी समस्याओं से घुली मिली होती जरूर है, उसको साफ करना होता है। यही तो रिसर्चर का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कदम होता है कि उसको साफ करना अत्यंत आवश्यक है। उसका शुद्ध रूप बनाना होता है। जैसे जो है पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य जो है पांडव पुत्र को तीर अंदाजी सिखा रहे थे। उन्हें राजकुमारों को एक पेड़ पर जो बैठी चिड़िया की आंख में तीर मारने को कहा और बार बार अपने विद्यार्थियों को पूछने लगने और आपके सामने क्या नजर आ रहा है? तो भीम कहने लगा कि गुरुजी मुझे पेड़ नजर आ रहा है, पत्ता नजर आ रहा है, टहनियां नजर आ रही है, एक टहनी पर चिड़िया भी बैठी दिख रही है। इसी तरह के उत्तर युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव आदि ने भी दिए। परंतु जब अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन ने कहा कि गुरुजी मुझे तो सिर्फ चिड़िया की आंख ही दिख रही है। अर्जुन की अपनी समक्ष जो है प्रत्यक्ष नजर आ रही थी, परंतु अन्य पांडव पुत्रों को समस्या का अनुभव हो भी रहा था। इसलिए खोजी के लिए यह बहुत ही जरूरी है कि समस्या की परिभाषा इस तरह से करे कि उसके किसी तरह से भ्रम न रहे। देखिए दोस्तों ये बातें बहुत जरूरी है। कहते हैं जो योग्य रिसर्चर होते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्चर होते हैं, उनको अपना जो रिसर्च के मेन पहलू पे उनका जो है उनका निशाना होती है, न कि इधर उधर होता है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य की तरफ नहीं देखते हैं, अपने एम को आगे नहीं बढ़ाते हैं, वो क्या करते हैं इधर उधर ही भटकते रहते हैं और उस समस्या का समाधान करना उनके बस से परे हो जाता है। तो ये बातें बहुत जरूरी है। यहाँ पर जो है बहुत अच्छा एग्जाम्पल पांडव के बारे में दिया गया था कि जो चिड़िया को है बहुत से पांडव ने ये बताए कि मुझे सब कुछ दिख रहा है बट चिड़िया आंखें नहीं दिख रही है, और चिड़िया दिख रही है तो उसकी आंखें नहीं दिख रही है। लेकिन अर्जुन ने साफ शब्दों में कहा कि उसका लक्ष्य जो था चिड़िया के सिर्फ आइस था, यानी आंख था, और वो आंख पे ही अपना निशाना लगाना चाहता था। इसलिए स्पष्ट रूप से उसने कहा कि जो मेरा लक्ष्य है उसी को मैंने अपना जो है निशाना साधा है। तो आप लोगों को भी ऐसा ही करना है। मान लो एमए का एग्जाम है तो क्या है, ये कोई विशिष्ट है, कोई स्पेशल है क्या? आप लोग एग्जाम में बैठने जाते हो, क्वेश्चन करते नहीं हो और पहले ही पेज छोड़ के चल देते हो।
तो इससे एग्जाम टैग नहीं किया जा सकता है दोस्तों। इसके लिए मैंने कहा ना, हर बारीकी को समझना जरूरी है। थोड़ा किताब पढ़ने की आवश्यकता है, थोड़ा समझने की आवश्यकता है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप अच्छे गुरु को चयन करो। बहुत से ऐसे हैं जो आपको अच्छे मार्गदर्शन कर सकती हैं, ठीक है। तो ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि कहते हैं ना, एक गुरु ही होता है जो आपको जो है आगे से आगे बढ़ा सकता है, आगे से आगे ले जा सकता है, कि गुरु का महिमा जो है सदैव ही महान ही रहा है। आगे कहते हैं सामग्री का अध्ययन विधेयक और समस्याओं को ढूंढने में मदद करता है, और इस अध्ययन के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य अध्ययन और चिंतन भी जो है समझाया और सुलझाया जाता है। कभी कभी तो जो है बसें, गाड़ी आदि में यात्रा करते समय आम जनता की बातों में भी विधायक समस्याओं की तलाश की जा सकती है। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट रहती भी है। आगे हमारे समक्ष जो है खोज समस्याओं के पड़ाव, स्टेप ऑफ रिसर्च ऑफ प्रॉब्लम। कहते हैं ज्ञान में अंतर। देखिए दोस्तों, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट भी रखती है, ज्ञान में अंतर। यह पड़ाव साधारण तौर पर उस जो समरूप आता है जब किसी घटना का हमारा ज्ञान पूरी नहीं होती है। हमें यह तो पता है कि अभ्यास करने से एक चीज पक्की हो जाती है, यानी वही बात आ गई ना, कृत कृत अभ्यास है जरमती हो सुजान, रस्सी आवत जात तो सिल पे परत निशान। परंतु कभी तक यह कहते हैं ना, अभी तक यह बात स्पष्ट नहीं हुई है। कहते हैं पूरी तरह से नहीं लग सका है कि यदि मोटर चलाना सीखना है तो 1 घंटा रोज अभ्यास 12 दिन तक करना चाहिए, या 4 दिन 3 दिन घंटे अभ्यास करना चाहिए। 100 दंड एक बार निकालने के सहित जो है तरार होता है, या 33 दंड 3 बार आधे घंटे में अंतर से निकालने से सही तरार होती है। इस तरह की स्थिति भी खोज समस्याओं को जन्म देती है। कहते हैं दोस्तों, कोई चीज के बारे में जानना, दिलचस्पी होना और उसके बारे में बार बार मेहनत करना, बार बार कोशिश करना ही एक रिसर्चर का परिणाम निकालता है। क्योंकि कृत अभ्यास जब तक नहीं करोगे तब तक जो है सही परिणाम पर निकलना शायद आपके लिए सक्षम न हो। उसके बाद क्या कहते हैं, विरोधी परिणाम, कंट्राडिक्टिंग रिजल्ट। कहते हैं पहला पड़ाव या स्थिति तब पैदा होती है जब अलग अलग खोजियों की तरह से एक ही समस्या खोज के परिणाम अलग अलग हो। आप कहते हैं जब आप खोज एक कर रहे हो लेकिन इसका परिणाम अलग अलग निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि सभी के जो है परिणामों में त्रुटियां हैं, यानी उसमें सब में जो है गलत है, उनमें किसी तरह की विरोध जरूर हो। उदाहरण तौर पर यदि एक खोज यह बताते हैं कि लड़कियों की वृद्धि लड़कों से तेज होती है, और तीसरी खोज यह बताए कि लड़कियों की वृद्धि तेज होती है, इसलिए स्वयं इस जो है समस्या सुलझाती है कि इस स्थिति में ज्यादा खोज करने की जरूरत है। अभी भी वृद्धि और सृजनात्मक योग्यता का आपसी संबंध स्पष्ट नहीं हो सका है। कई खोज इन मध्य या सह संबंध यानी 35 तक बताती है, और तो कोई बताती है 38 तक बताती है। इस कारण साधारण तौर पर खोज समस्या में ऐसी पड़ाव आ जाती है, इस संबंध में अभी और खोज की जरूरत है। कहते हैं ऐसे जब पड़ाव आ जाते हैं, ऐसे जो उलझने आ जाती है, जब तक आप इसको सही से खोज नहीं कर पाओगे तब तक जो है सही रिजल्ट भी आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है तथ्यों की व्याख्या में विभिन्नता। देखिए दोस्तों, इसमें यही बात बताया गया है कि खोज में अलग अलग तथ्यों का संबंध पहले स्थापित किए गए सिद्धांतों से जोड़ा जाता है। खोज करते हुए जब कोई नया तथ्य मिलता है तो उस पर संबंध पहले स्थापित हुए सिद्धांतों से जोड़ने के लिए उसकी व्याख्या करनी पड़ती है। पहली बार ही यह व्याख्या पूरी तरह ठीक नहीं होती है, जिस कारण यह तथ्य पुराने सिद्धांतों से पूरी तरह जोड़ा नहीं जा सकता है। परिणाम यही होता है कि इसका अलग ही पड़ाव रहता है, और इसकी व्याख्या को पूरी तरह से करने के लिए उस संबंध पहले स्थापित किए गए सिद्धांतों से जोड़ने के लिए ज्यादा खोज की जरूरत पड़ जाती है। खोज करने वालों को इस स्थिति में अपनी समस्या ढूंढना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा जो है कंक्लूजन निकालने के प्रयत्नशील होना चाहिए। कहते भारतीय योग्य शास्त्र बताते हैं कि ध्यान से जब वृत्ति स्थिर हो जाती है तो मन का भटकना बंद हो जाता है, आत्मा परमात्मा से जुड़ना सीख जाता है, तो शरीर में बेहद शक्ति का संचार भी होता है। मनुष्य बंद आंखों से भी देख सकता है, दिल की धड़कन भी बंद कर सकता है, और कई योगियों ने तो इस तरह की कर्माते कई दिखावे भी किए हैं। ठीक है, परिणामों में कई जो है शक्ति का संचार करके दिखाया जा सकता है। ऐसे पुराने स्थिति सिद्धांत नई स्थिति के खोज समस्याओं को सुलझाते हैं।
तो ये बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात रखता है दोस्तों। कहते हैं बहुत से प्राणायाम जो होते हैं, एक्सरसाइज होते हैं, वो चीज़ें जो होती है लोगों को बहुत तरह के गुण सिखा देती हैं। कहते हैं हार्ट बंद करने से जो है इंसान की मृत्यु हो जाती है, लेकिन बहुत से योगी जो होते हैं ऑटोमेटिक अपना हार्ट भी बंद कर लेते हैं, यहाँ तक धड़कनें, सांस भी रोक लेते हैं कई घंटों तक। तो कहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि मृत्यु हो जाती है, इंसान ऐसे योग शक्ति के द्वारा इसके सक्षम हो सकते हैं और अपने आप को विस्तृत भी बना सकते हैं। लेकिन ये तब होता है जब उसमें आप अग्रसर रहते हो, प्रयत्नशील रहते हो और कोशिश सदैव ही करते रहते हो। लेकिन अगर ऐसा कोशिश नहीं करोगे तो शायद इस ऐसे ज्ञान प्राप्त करना आपके लिए सक्षम नहीं होगा। तो खोजकर्ताओं को भी इन बातों को बहुत ही ध्यान देना चाहिए कि जब वो खोज कर रहे हैं तो उनको हर एक पहलू, हर एक बातें और हर एक सिद्धांतों के ऊपर जो है विशेष रूप से और विस्मात्मक विचारधारा रखना चाहिए और सही विचार को जो है आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। उसके पश्चात जो हमारे समक्ष है वो है खोज समस्या हल करने के लिए सुझाव, सोल्यूशन फॉर द सॉल्विंग द रिसर्च प्रॉब्लम। देखिए दोस्तों, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जा सकता है। कहते हैं समस्या हल योग्य होना चाहिए। अब ऐसा ना समस्या हो जो आपकी उलझने से भी उलझा दे। कहते हैं इसमें वैज्ञानिक अध्ययन के लिए सिर्फ ऐसा प्रश्न ही उचित रहता है जिसका उत्तर दिया जा सके या समस्या ही उचित रहती है जिसका कोई ना कोई हल निकाल सके। उदाहरण के तौर पर 0 और 0 से विभाजित करके ही उत्तर आएगा। ऐसे प्रश्न है जिसका कोई उत्तर हो ही नहीं हो सकता है। इस तरह जो धर्म और दर्शन के क्षेत्र में ऐसी समस्याएं है जो वैज्ञानिक खोज के क्षेत्र में बाहर रहती है। जैसे परमात्मा कब कृपा करता है, अगले जन्म में क्या बनूंगा, यदि मेरा जन्म जरूर हो, ऐसे प्रश्न का उत्तर दिए जा सकते हैं पर उनकी जो है आजमाइश नहीं की जा सकती। यानी आप आजमाइश नहीं कर सकती हो। जिस चीज की जो है आजमाइश नहीं की जा सकती है वो प्रश्न या समस्या खोज का विषय नहीं बन सकता है। इन खोज के लिए ऐसा प्रश्न ही ढूंढना चाहिए जो हल करने के योग्य नहीं हो, तो खोज अपनी रिगड़ने या हवाई किले बनाने के अलावा कुछ भी नहीं होगी। खोज वास्तव में प्रश्न के उत्तर ढूंढने के लिए होती है। यदि प्रश्न का उत्तर ही नहीं है तो खोज का क्या हो सकता है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात यही बताई गई है कि आगे जन्म में मैं क्या बनूंगा। देखिए दोस्तों, पहले इस जन्म का तो हमें पता नहीं, हम अगले जन्म की क्या बातें करें। क्या आप इसको सार्थक कर सकते हो कि अगले जन्म में आप क्या बनोगे? नहीं ना, इसके लिए मरना पड़ेगा और मर जाओगे तो आपका जो है जो मेन चीजें जो है आपका सार्थकता है वही नष्ट हो जाएगा। फिर तो कहते हैं जब दिमाग नष्ट हो गया तो आप किस काम करेंगे। ठीक है, मेरे योग की जरूरत क्या है, मैं आगे क्या बनूंगा, परमात्मा कब मुझ पर कृपा करेंगे, ऐसी बातों का कहते हैं ना कोई प्रश्न ही नहीं उठता और इसका कोई आंसर ही नहीं होता। जो व्यक्ति कहता है ऐसा आंसर देता हूं वो बहुत बड़ा जो है अज्ञानी है, मूर्ख है, क्योंकि ऐसे प्रश्न का उत्तर होना संभव ही नहीं है और ना कोई शास्त्र में है, ना कोई विज्ञान में है, ना कहीं है, क्योंकि ऐसा प्रश्न का उत्तर देना शायद किसी के बस में भी नहीं है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है आंकड़ों का स्वरूप प्रत्यक्ष हो, यानी रेट ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम्स विल बी अ क्वांटिटेटिव टाइप्स। कहते हैं ऐसी समस्या का चयन करना जिससे संबंधित तथ्य गुणात्मक होने चाहिए, जैसे सुंदर, मेहनती, ईमानदार, खरा, खोटा आदि, परंतु यदि इनकी गणना प्रत्यक्ष बनाई जा सकती हो तो भी समस्या खोज का विषय बन सकती है। आंकड़ों को कस स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि प्रयोग द्वारा वह पकड़ में आ सके। तो ऐसी समस्या होना चाहिए जिसको पकड़ना बहुत जरूरी है। डॉक्टर के पास भी जाते हो, डॉक्टर जो पहले आप बताते हो, अपने सिम्टम बताते हो, तो डायरेक्ट जो होता है एनालाइज करके जो है आपको कंक्लूजन निकाल के आपको सही बीमारी का इलाज करता है और सही बीमारी पकड़ता है। तो ये चीजें भी जरूरी है, आपके लिए भी समक्ष आता है, तभी तो आप जो होते हो आगे चल के जो पीएचडी करते हो डॉक्टरेट हो जाती हो, क्योंकि आपको भी यहाँ पर अपने विचारधारा रखने और उसके जो है परखने की आवश्यकता हो जाती है। ठीक है, उसके बाद खोज समस्या संबंधी चर का रूप स्पष्ट और निश्चित होना भी चाहिए। कहते हैं खोज की एक समस्या यह है कि खूबसूरत बच्चे विद्वान होते हैं। इस समस्या को हल करने का ढंग यह हो सकता है कि 500 खूबसूरत बच्चों का चयन करके उनकी बुद्धि का परीक्षण किया जाए और इस तरह 500 जो है बदसूरत बच्चे ले और उनकी वृद्धि की गिनती भी किया जाए। हर बार प्राप्त हुए आंकड़ों को आपसी तुलना की जाए, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता सके कि कौन सी किस्म के बच्चे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। पर इस ढंग की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि कौन से बच्चों को खूबसूरत कहा जाए और किसको बदसूरत। खोज शुरू करने से पहले यह बहुत जरूरी है कि जो खूबसूरत की परिभाषा तैयार किया जाए। अभी तक कोई ऐसी परिभाषा बनाई नहीं गई है जिससे सभी सहमत हो।
चरों के स्पष्ट रूप समक्ष नहीं आती है, इसकी स्वीकृति परिभाषा नहीं होती है, उस समय तक वह समस्या खोज के लिए उचित नहीं कही जा सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में गति, फुर्ती, शक्ति आदि चरों को आपसी प्रभाव साधारण तौर पर देखा जा सकता है और इसकी परिभाषा स्पष्ट तौर पर बना लेना भी चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात यही बताई गई है कि कौन बच्चा इंटेलिजेंट है, इसका कौन निष्कर्ष निकालेगा। क्या खूबसूरत बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, क्या मूर्ख बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं? तो आपको इसमें असमंजस बहुत रहेगी, क्योंकि कहते हैं ना, ज्ञान जो होती है किसी खूबसूरती के ऊपर और किसी के बदसूरत के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ज्ञान तो होती है कि जो कोशिश करेगा, जो मेहनत करेगा, वही कामयाब होगा, उसी को ही ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान कभी भी खूबसूरती या बदसूरत के ऊपर नहीं जाता है, ज्ञान तो सिर्फ जाता है मेहनत के ऊपर। तो ये तथ्य जो है हर जगह जो है सटीक नहीं बैठ सकती है, कभी भी इसको एनालाइज किया नहीं जा सकता है। आगे जो हमारे समक्ष है, समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए, चाहे संसार में कोई भी चीज नहीं है, उसके अस्तित्व पहले से सिर्फ वह ज्ञान क्षेत्र में नहीं आती है, पर समस्या का चयन करते समय खोज करने वाले को यह निश्चित कर लेना चाहिए कि ऐसी समस्या का चयन किया जाए जिसको पहले हल न कर लिया गया हो, और ना ही तो मेहनत, समय और पैसे बेकार जाएंगे। खोजों की नई समस्या ही खोज के लिए लेनी चाहिए। क्या समस्या नहीं है? क्या उत्तर उसके संबंधित साहित्य के अध्ययन से मिल सकता है? यदि पुरानी समस्या को नए हालातों में, नए नमूने पर, नए ढंग से, नई स्थिति में दोहराया जाए तो पुरानी समस्या को भी नई कही जा सकती है। पुरानी समस्याओं में जो है नवीनता का अंश चाहिए, थोड़ी ही क्यों ना हो। खोज क्षेत्र में ऐसी समस्या को नया ही कहा जा सकता है, क्योंकि ज्ञान में वृद्धि की गति धीमी होती है और एक एक कदम चलकर ही लंबे फासले तय होती है। तो ये बातें तो ज्ञान उचित ही है कि कहते हैं छोटे छोटे कदम बना के ही आप अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच सकते हो। आप सोचते होगे कि मैं पेपर में, एग्जाम में लेंगे और पढ़ लेंगे और पास हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ रिसर्चर है, एमए है, तो एमए में जो होती है हर एक बातों को एनालाइज करने की आवश्यकता होती है, समझने की आवश्यकता होती है, तभी जाके वहां पर जो है क्वेश्चन के सोल्यूशन भी कर पाओगे। आप जब जाते हो क्वेश्चन में बैठते हो, पेपर एग्जाम देने के लिए बैठते हो, तो आपको बहुत तरह की असमंजस होती है। आप जो क्वेश्चन पढ़ के जाते हो वो होता ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, शायद आपको ये नॉलेज नहीं है कि क्वेश्चन के जो आपने आंसर पढ़ के गए हो वही है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। और ये समझ तभी पैदा होगी जब आपके पास कोई अच्छा गुरु होगा। वही गुरु आपको सही प्रश्न का जो है आंसर बताने में आपके लिए सक्षम हो सकता है, क्योंकि ऐसे जब तक आप एनालाइज करके नहीं पढ़िएगा तो आगे कहाँ पढ़िएगा। ऐसे मुश्किल में आपको समाधान होना शायद सक्षम नहीं भी होता है। आगे है, समस्या व्यवहारिक और सिद्धांतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण और सार्थक होना चाहिए। कहते हैं ऐसी समस्या को तैयार करने का क्या लाभ जिस पर न कोई व्यवहारिक लाभ हो और न ही जिसका कोई सैद्धांतिक स्थिरता है। खोज के लिए खोज करना खोज का उद्देश्य नहीं, ऐसी खोजें व्यर्थ होती है जो कोई समस्या हल नहीं कर सकती है। इनकी न कोई असहनीयता होती है और ना ही यह किसी नए सिद्धांत को जन्म भी देती है। यह बात तो यहाँ पर सार्थक बताई गई है। ये कहते हैं जब तक आप कोशिश नहीं कीजिएगा, जब तक कोई चीज को आगे नहीं बढ़ाइएगा, तब तक कोई फायदा नहीं होता है। कहते हैं ना, कोई व्यक्ति अगर आपके लिए कुछ करने की कोशिश कर रहा है तो आपका भी फर्ज होता है कि उसको जो है आगे बढ़ाएं, उसको जो है सार्थक सिद्ध करने की कोशिश करें और उसका जो है उद्देश्य भी पूरा करने में आप हेल्प करें। कहते हैं आप अगर दूसरे को हेल्प करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो आपके लिए भी जो होगा वो प्रयत्नशील होगा। जैसे देख लीजिए, उदाहरण के तौर पर त्रिपान सेंटर की बात कर लेते हैं। अगर आप उसको आगे बढ़ाने में आपको मेहनत करते हो, आगे आप बढ़ाते हो, शेयर करते हो, क्योंकि देखिए शेयर करने से तो ये होता है कि दूसरे बच्चों को भी इसका फायदा हो जाता है और फायदा ही सबका जो है क्रम धर्म होना चाहिए, कि क्रम धर्म होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इससे क्या होता है दूसरे बच्चे भी प्रोत्साहित होते हैं और आपको धन्यवाद भी करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है वो कुछ टॉपिक समझ लेते हैं जो उनके फायदे में रहते हैं। तो यही बात यहाँ पर भी करने की कोशिश किया गया है कि खोज के लिए खोज करना और खोज के उद्देश्य नहीं है तो इस बात का कोई सार्थकता सिद्ध नहीं हो सकती है। कहते समस्या खोजी की योग्यता, समर्था, रुचि, हिम्मत और हौसले के अनुसार उचित होना चाहिए। तो ये भी बात जरूरी होती है कि जो व्यक्ति खोज कर रहा है, जो उसको आगे बढ़ा रहा है, उसके पास ये सब गुण होना भी बहुत ही अनिवार्य बनता है। कोई भी काम जो व्यक्ति को योग्यता और रुचि के उचित हो या ज्यादा कुशलता से निभाता है, जिस व्यक्ति के जीव विज्ञान का अध्ययन करना हो, उसको डांस के विषय की खोज कभी भी
उचित नहीं होगी। ये बात तो आप भी जानते हो ना कि जिस विषय में आप आगे बढ़े हो उसी विषय को आगे लेके जाना ही सबसे बड़ा न्याय उचित होगा। क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है कि जो व्यक्ति जीव विज्ञान का अध्ययन कर रहा हो और वो डांस की खोज में चला जाए तो शायद उससे करना संभव नहीं है। समस्या का चयन करते समय खोजी को अपनी रुचि और सतर्कता और सेहत की तरह नजर मारनी भी चाहिए। शारीरिक पक्ष में कमजोर व्यक्ति पहाड़, जंगलों या जो गांवों में वर्षा में जाकर दंत सामग्री इकट्ठा नहीं कर सकता है। तो ये तो रिसर्चर के लिए बहुत जरूरी है कि आप कमजोर हो, लाचार हो, फिर भी आप कोशिश कर रहे हो। तो अगर आपके शरीर जो है नहीं दिया साथ तो आप बीच में ही जो है भंवर में अटक जाओगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी ऐसी समस्या नहीं होनी चाहिए जिससे के लिए वो आप भी योग्य न हो। और कई जो है व्यक्तियों को शौक की खतरा होती है, उनको ही उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव के जो है सेमीकंडक्टर की खोज की अच्छी लगती है। तो ऐसा दोस्तों नहीं होना चाहिए। आगे जो है समस्या के लिए जो है सुयोग्य मार्गदर्शन उपलब्ध भी होना चाहिए। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको मार्गदर्शन नहीं होगा आप अपने लक्ष्य की ओर सही तरह से नहीं जा पाओगे। कहते नया बना खोजी समस्याओं से तो उलझ सकता है और उनका हल कर सकता है यदि उसको सुयोग्य रहीवर मिल सके। रहीवर का मतलब यही होता है दोस्तों कि जिसका जो है उचित गुरु मिल जाए। कहते हैं गुरु जो होता है वो पहाड़ से पहाड़ और दुनिया के हर एक पड़ाव आसानी से पार करा सकता है, क्योंकि रहीवर का मतलब ही यही होता है। सुयोग्य का मतलब होता है जिसके पास योग्य ज्ञान हो और उसके पास जो है समझने की क्षमता हो, वही गुरु जो है आपका बेड़ा भी पार करा सकता है। यानी उसकी रहीवर मिल जाए तो जो है आपका जो डूबती नैया भी पार हो जाए। कई बार बहुत ही सार्थक और नई समस्या सिर्फ इसी कारण ही पुण्य नहीं होती है क्योंकि उनका खोजकर्ता के लिए कोई समझदार लागू नहीं होता है। यानी जो खोज करता है उनके लिए ऐसे व्यक्ति नहीं मिल पाते हैं। डॉक्टर गोविंद खुराना को अपनी निजल्स संबंधी खोज के लिए सिर्फ जो है आगू की कमी कारण ही विदेश जाना पड़ा था। खोजी की समस्या का चयन करते समय इस पक्ष की तरफ भी नजर मार लेनी जरूरी थी। अगला पक्ष हमारे समक्ष है समस्या समय, पैसा और सामग्री आदि के अनुसार उचित होना चाहिए। देखिए समस्या का चयन करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि खोजी के पास समरूपी कितना है, यानी पैसे कितने हैं, पैसा कितना है और खोजी के लिए जरूरी सामग्री, प्रयोगशाला जरूरत, सामान, यंत्र आदि है या नहीं। यदि फौजी के पास बंदूक ही नहीं है तो वह लड़ेगा क्या। यदि खोजी के पास जो है टेलीस्कोप ही नहीं है तो वो तारों का अध्ययन क्या करेगा। लेखक का यह एक विद्यार्थी जो है वेस्लर वैल्यूज विद्युत प्रशिक्षण का काम करना चाहता था। उसकी खोज विद्युत यूनिवर्सिटी ने मान ली थी। उस पर रजिस्ट्रीकरण हो गया था पर यत्न के बाद भी उसको जो है वेस्लर वैल्यूज प्रशिक्षण प्राप्त न हो सके। परिणाम स्वरूप 3 साल मेहनत करके उसकी खोज की समस्या बर्बाद करनी पड़ी। तो ये भी काफी समस्याएं होती है कि अगर खोज करना चाहते हो तो आपके पास पैसे भी पर्याप्त होने चाहिए और आपके पास जो है यंत्र भी आपके पास पर्याप्त होना अनिवार्य होता है। समस्या के हल के लिए जो है दत्त सामग्री उपलब्ध भी होना चाहिए। समस्या के चयन के लिए एक सुझाव यह है कि खोजी समस्या के हल के लिए जो है दंत सामग्री मिल सके और जो है पंजाब यूनिवर्सिटी के समाज शास्त्र के एक विद्यार्थी ने खोज समस्या चुनी। शिक्षा की तरफ जो है दफ्तर शाही का विभाग, उसने एक प्रश्नवाली तैयार की और 50 के करीब आईएएस अफसरों को जो है आईएएस अफसरों को उत्तर देने के दी। विचार खोजी ने 20-30 चक्कर मारने पर अफसरों ने जो है प्रश्नवालियों पर न मोड़ी और कुछ एक ने जो है खाली प्रश्नावली ही खोजी के पास वापस कर दी। इस तरह की ऐसी बहुत ही उपयोगी प्राकृतिक समस्याएं होती है परंतु जिसके संबंध में इन तथ्यों इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये बात तो बहुत ही अनिवार्य होता है। देखिए उस बेचारे ने तो हर तरह से संभव किया, 50 आईपीएस अफसरों को चुना और उनको उस प्रश्न के उत्तर देने के लिए कहा, लेकिन किसी ने भी उसका उत्तर नहीं दिया। कई ने तो खाली ही उसको वापस कर दिया। तो उसके रिसर्च जो हो गया फेल हो गया। तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि समस्याओं के हल के लिए जो है दंत सामग्री उपलब्ध होना ही चाहिए, तभी जाके जो है समस्या का हल हो सकता है। उसके पश्चात समस्या भी सामाजिक स्वीकृति वाली होनी चाहिए। देखिए दोस्तों ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि जो समस्या के ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हो वो समाज के द्वारा भी स्वीकृति होना चाहिए। कुछ ऐसा ना हो कि समाज उसको एक्सेप्ट ही ना करता हो और बाद में आपको मुसीबत के कगार पे लाके खड़ा कर दे। कहते हैं कई समस्याएं ऐसी होती जिनके संबंधी समाज खोज करने को नहीं देती है। यदि कोई खोजी कर भी ले
तो उसके खोज के परिणाम छापने की मनाही हो जाती है। जिस खोज के परिणाम नहीं छापे जाते हैं वो खोज बेकार ही हो जाते हैं। मान लीजिए आपने किसी चीज पे रिसर्च किया है लेकिन समाज जो है उसका मान्यता नहीं देती है, तो आपका खोजा हुआ रिसर्च किया हुआ सारा बेकार हो जाता है और आप जो होते हो व्यर्थ में अपना समय और जो है आप अपना मेहनत जो है बेकार कर जाती हो। तो इसलिए ऐसे खोज कीजिए जो जरूरी हो, जिसको समाज भी मान्यता दे और आपको जो है विश्वसनीय भी प्राप्त हो और आपको से प्रसिद्धि भी मिले, तब जाके आपका रिसर्च जो होगा सार्थक सिद्ध होगा। उसके पश्चात हमारे समक्ष है खोज समस्याओं की सीमाबंदी। कहते हैं समस्या की सीमाबंदी का अर्थ है कार्य क्षेत्र के पास लकीर खींचता भाव कार्य क्षेत्र का घेरा निश्चित करना। कहते हैं अध्यापक कई तरह के हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी, कॉलेज के, हाई स्कूल या प्राइमरी स्कूल के। इसके अलावा वह पुरुष भी हो सकते हैं और स्त्री भी हो सकते हैं, वो विवाहित भी हो सकते हैं, अविवाहित भी हो सकते हैं, वो तजुर्बेकार सरकारी स्कूल संस्थाओं के या प्राइवेट स्कूल के कोच भी हो सकते हैं। इसलिए इसका घेरा बहुत बड़ा होना चाहिए और अध्यापक संबंधी समस्या न होना इस बात का बड़ा ही अवगुण होती है। कहते हैं दोस्तों देखिए टीचर तो हर कोई होता है, लेकिन टीचर के पास वो गुण भी होना चाहिए जो शिक्षक को, ठीक है, जो छात्र है, जो छात्र को जो है शिक्षक अच्छे रूप और रंग दे सके और उनको जो है अपने रास्ते में जो बाधाएं आते हैं उसको हटा दे। तो ऐसे गुणी शिक्षक को ढूंढना एक विद्यार्थी का जो है परम धर्म होती है और ऐसे गुरु को कभी भी अपने हाथ से जाने ना दो, क्योंकि ऐसे गुरु चले जाएंगे तो शायद जो है आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। आगे कहते हैं खोज के कथन से पता नहीं लगता है कि खोजी किस तरह के अध्यापकों का अध्ययन करना चाहता है और इस स्थिति में यह बहुत जरूरी है कि समस्या का जो है हराबंदी की जाए। जैसे सेकेंडरी स्कूल के हॉकी के कोच की व्यक्तित्व अभी भी समस्या का घेरा बहुत विशाल लगता है। व्यक्तित्व वाले विशाल क्षेत्र को भी संकुचित करने की जरूरत होती है। सेकेंडरी स्कूल के जो हॉकी कोच सारे संसार भर के हो सकते हैं, भारत या पंजाब भर के भी हो सकते हैं। यह विशेष तौर पर बताने की जरूरत भी होती है कि खोज किस क्षेत्र के लिए जाएंगे। समस्या के जो है हवाबंदी खोज के उद्देश्य और खोजी का जो है खोजियों की समय समर्थापन और जनशक्ति पर आधारित होती है। कहते हैं समस्या को जो है टाइटल में भी समस्या की जो हलबंदी करने की समस्या का जो है सिरलेख थोड़ी पेचीदा जरूर और जटिल जरूर बन जाती है। इसलिए समस्या की हलबंदी करने के समय यानी समस्या को जो हल करने के समय सिरलेख को छोड़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। समस्या कथन और के बाद अलग पंक्तियों में जो है हल की व्याख्या भी करनी चाहिए, यानी कैसे आप उसको समस्या को हल करोगे, कैसे जानोगे, इस विषय में भी पूरी जानकारी आपके समक्ष होना जरूरी है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से 53 सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप 53 लिखिएगा तो जो है वो 53 कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे 53 कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरी वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने की मेरा क्या जरूरत है 53 सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने की सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, 53 सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा 8 सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है 53 सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।